जय संशक्ति। ओम समानो मंत्र समिति समानि समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि। सबके विचार समान हो, चित्त मन से सब एक हो, ज्ञान सबको समान देता हूँ, समान सबका सत्कार हो। हमारे क्षत्रिय संघ के द्वितीय प्रमुख पूज्य आयुवंशी जी का यह 2020 का वर्ष उनकी शताब्दी के रूप में मनाया जा रहा है। राजस्थान के नागौर जिले के उडिल गांव में जन्मे आयुवंशी जी का जन्मदिन अक्टूबर 17, 1920 और इस साल उनके जन्म के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उसके संदर्भ में श्री क्षत्रिय संघ द्वारा उनकी शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इसलिए कि आप क्षत्रिय संघ के द्वितीय संघ प्रमुख थे, इतना ही नहीं, अपने संघ को पूरा समर्पण कर दिया था और संघ के संस्थापक पूज्य तनसिंह जी का दाहिना हाथ बनकर जीवन के अंतिम सांस तक आप संघ को एक अमूल्य नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। आपकी स्मृति में आपके जन्म का मास अक्टूबर के 11 से 17 तक विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करके पूज्य श्री को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम संघ द्वारा आयोजित किया गया है। पूज्य श्री आयुवंशी जी के जीवन एक पहलू है पूज्य आयुवंशी जी और गुजरात। पूज्य श्री संघ कार्य के संदर्भ में गुजरात में कई बार पधारे थे और सौभाग्य से मुझे आपका दर्शन व आपको सुनने का एक अवसर प्राप्त हुआ था। इसी योग्यता को देखकर माननीय संघ प्रमुख श्री भगवान सिंह जी ने मुझे गुजरात के संदर्भ में पूज्य आयुवंशी जी के बारे में बोलने का आदेश दिया है। पूज्य आयुवंशी जी का प्रथम दर्शन की घटना की प्रेरक बात यह है कि पूज्य हरसिंह जी बापू गढ़ुला भूस्वामी आंदोलन के संदर्भ में राजस्थान पधारे थे। वहाँ संघ का पूज्य तनसिंह जी का, पूज्य आयुवंशी जी का और कई संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवकों का परिचय हुआ। बहुत प्रभावित हुए और प्रार्थना की कि ये क्षत्रिय संघ की प्रवृत्ति तो गुजरात में भी होनी चाहिए, हमारे लड़कों को भी ऐसे संस्कारों से संस्कारित बनाना आवश्यक है। प्रार्थना का स्वीकार किया गया। परिचय देने के लिए आयुवंशी जी गुजरात में पधारे। हरसिंह जी बापू साथ में ही थे। जामनगर, पोरबंदर, धरोहर, राजकोट, भावनगर इत्यादि कई स्थानों पर आपने संघ का परिचय दिया। सौभाग्य ही मानो मेरा कि आप जब भावनगर पधारे थे उस समय मैं छात्रावास में रहकर पढ़ता था
और आपका कार्यक्रम भी छात्रावास में ही था। हम सब छात्रगण व्यवस्थित रूप से बैठ गए थे जहाँ कार्यक्रम होने वाला था। नगर से भी कई लोग पधारे थे। मेहमान का मतलब आयुवंशी जी का और आज के कार्यक्रम के प्रमुख मरहूम महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी की राह देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद महाराज साहब को लेकर पूज्य हर्षि जी बापू कार्यक्रम स्थल पर पधारे। हमने देखा मेहमान कहाँ है। हर्षि जी बापू ने इधर उधर देखा और बोले, अरे आयुवंशी जी वहां बैठे हैं आप, आगे आ जाइए। तब हमको पता लगा कि हमारे साथ बैठे हुए एक खाकी साफा, खाकी कमीज और मोटे कपड़े की धोती पहने हुए ये आज के मुख्य मेहमान है। ऐसे ड्रेस से किसको पता लगे कि ये हमारे आमंत्रित और आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता है। आयुवंशी जी खड़े हुए, सबको नमस्कार किया और अपनी जगह पर बैठ गए। पूज्य हर्षि जी बापू ने आयुवंशी जी के बारे में थोड़ी बात की, संघ के बारे में भी थोड़ा परिचय दिया और आयुवंशी जी को बोलने की प्रार्थना की। आयुवंशी जी बोले क्या, हमको ललकारा, आह्वान ही किया मानो। बहुत प्रभावी प्रवचन था। मेरा ये पहला दर्शन था, पहला ही मौका था जब मैं उनको सुन रहा था। करीब 1 घंटे तक बोले थे और सब प्रभावित थे। मैंने देखा था कि हिले डुले बिना, इधर उधर देखे बिना सब लोग आयुवंशी जी को सुन रहे थे। कार्यक्रम पूरा हुआ। मरहूम महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी के अंगत सचिव स्वर्गस्थ गोहिल किरीट सिंह जी भी उपस्थित थे। किरीट सिंह जी ने कहा महाराज साहब से कि बहुत अच्छी प्रवृत्ति है, उसमें हमको कुछ करना चाहिए। तो महाराज साहब ने फरमाया कि एक ही काम कर सकते हैं, हम इसमें अपनी टांग न अड़ाए। यदि हम कुछ कर सकते थे तो ठेठ राजस्थान से उनको क्यों बुलाया गया। ये काम हमारे बस का नहीं है। ऐसा काम तो ये लोग ही कर पाएंगे। हम उनको अनुकूलता कर दे काम करने की, बस इतना ही काम करें। हर्षि जी बापू प्रवचन से संतुष्ट नहीं थे। उनको तो एक ठोस परिणाम चाहिए था और चर्चा करके निश्चित हुआ कि अगले अक्टूबर में दीपावली के छुट्टियों में, दीपावली से पहले इसी छात्रावास में एक 7 दिन का माध्यमिक प्रशिक्षण शिविर रखा जाए। 12 से 18 अक्टूबर निश्चित हो गया और ये था गुजरात का श्री क्षत्रुरक्षण का पहला शिविर, जिसमें शामिल होने का मुझे सौभाग्य मिला था। राजस्थान से शिविर संचालन कर लिए लोग आए थे। उसके बाद कई बार पधारते रहते थे और मुझे तो आयुवंशी जी, इनका गुजरात में आकर
काम करने का जो अवसर मिला था उनको, लोगों को बहुत प्रभावित किया। पर यहां एक बात यह है कि हम ऐसे महानुभावों की, अवतारों की जयंतियां मनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, भजन धुन करते हैं, महान महान पुरुषों के स्मारक बनाते हैं, तैलचित्र, उनके जीवन के परिचय देती तस्वीरें आदि लेखों की प्रदर्शनी भी होती है। पर प्रश्न ये है कि लोग उनको क्यों याद करते हैं, क्यों उनकी जयंतियां मनाते हैं? हमारे देहावसान के बाद क्या कोई लोग हमको याद करेगा? लोग क्यों याद हमको करें? उनको क्यों करते हैं? ऐसा प्रश्न हमको अपने बारे में चिंतन करने के लिए विवश करता है। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम से लेकर हमारे मार्गदर्शक पूज्य नारायण सिंह जी रीड़ा का जन्मदिन हम मनाते हैं। क्यों? उन सब ने एक सा ही काम किया, वे दूसरे के लिए जिए और जीवन सार्थक कर गए। उनकी याद हमको जीवन की सही राह पर चलने की प्रेरणा देती है। जो अपने लिए जीते हैं, गीता में श्री कृष्ण उनको चोर कहते हैं। देखो अध्याय 3 का 12वां श्लोक और 13वें श्लोक में कहा कि भुंजते त्यकम पापा ये पचन्ति आत्मकारणा। जो अपने लिए कमाता है, अपने लिए जीते हैं, अपने लिए खाते हैं, वे तो पापी है। तो भला कोई चोर की, कोई पापी व्यक्ति का कोई जयंतियां मनाई जाती है? कोई उनको याद करता है? पूज्य आईवान सेठ जी की जयंती क्या, उनकी तो शताब्दी इस साल मनाई जा रही है। आपकी स्मृति में आपके जन्म का महीना अक्टूबर है, उसकी 11 से 17 तक एक सप्ताह दौरान पूज्य श्री के बहुआयामी जीवन के विभिन्न पहलू पर चर्चा करके श्रद्धांजलि देने का संघ द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन पहलुओं में एक है गुजरात में पूज्य श्री का पधारना और संघ प्रवृत्ति का परिचय कराने का काम पर प्रकाश कर डालना। पूज्य हरसिंह जी बापू राजस्थान पधारे थे और तब से ये गुजरात में ये काम हो रहा है। आपकी जो भावना थी कि गुजरात में क्षत्रिय संघ का काम चले, तो ये चलता है। गुजरात में हरिवंश जी ने जगह जगह पर प्रवचन दिए परिचय का, संघ का परिचय देने के लिए। और राजकोट में अपना जो छात्रावास है उसमें जो प्रवचन दिया था, उस समय के एक साप्ताहिक राष्ट्रशक्ति, एक सामयिक राष्ट्रशक्ति में वो लेख, वो प्रवचन छपा था। उस पत्रिका के संपादक पूज्य हरसिंह जी बापू गढ़ुला थे। उसी पत्रिका का एक नया संस्करण पथ प्रकाश प्रेरणा का माननीय प्रवीण सिंह जी सोलिया, जो हमारे क्षत्रिय संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक भी है, वो संपादक है। इसी पत्रिका में श्री सोलिया ने लिखा है कि
जो ये प्रवचन है वो तो 1957 में दिया है, समय बहुत बदल गया है। तो बदलते समय को देखकर कुछ यदि इस प्रवचन में जोड़ना चाहे तो जुड़े, समाज के समक्ष रखे, ऐसी अपेक्षा के साथ वो जो लेख छपा था ये पथ और प्रकाश के पिछले सितंबर के अंक में छपा था। हम सब सांप्रत परिस्थिति में समाज की समस्याओं के प्रति सक्रिय बने और हमारा भविष्य तेजस्वी बने, इसी आशा के साथ ये प्रवचन शताब्दी में पूज्य आयुवान सिंह जी के को श्रद्धांजलि के रूप में ये छपा है। उस प्रवचन में आयुवान सिंह जी ने कहा, सौराष्ट्र व राजस्थान का खून का नाता है। अब सामाजिक संबंध से हम जुड़ रहे हैं। पूरे भारत के राजपूतों की एक ही समस्या है। आज प्रयत्न ये हो रहा है कि हम राजपूत कभी संगठित न हुए, अलग अलग ही रहे। सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि हमारी समस्या एक है और उसका समाधान भी एक ही है। आज राजपूतों पर कई दिशाओं से विभिन्न प्रकार के आक्रमण प्रहार हो रहे हैं। हम सब पीड़ित हैं, मगर हम उस पीड़ा को दिखा नहीं सकते, इतना हम कमजोर हो गए हैं। हमारी समस्या का समाधान ढूंढने से पहले हम जान ले कि हमारी समस्याओं का स्रोत कौन है। आज जो हमारी समस्या है वो आज की नहीं है। पूज्य आयुवान सिंह जी ने बताया कि उनका बीजारोपण 20-25 साल पहले हो गया था। क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक बात निश्चित हो गई थी कि भारत पर अब ब्रिटिश शासन नहीं हो सकता। भारत को हम गुलाम अब लंबे समय तक नहीं रख सकते। सारे एशिया खंड में एक क्रांति की लहर गूंज रही थी, हम अब गुलाम नहीं रहेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक नई विचारधारा का जन्म हुआ जो किसी एक राष्ट्र तक मर्यादित न रहकर अंतरराष्ट्रीय बन गई है। इस विचारधारा ने विश्व को दो हिस्से में बांट दिया। पूज्य आयुवान सिंह जी ने इस बात पर बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि ये दो जो हिस्सा बन गया एक समाज का, पूरे राष्ट्र का, इसमें एक है हैव्स अर्थात पूंजीपति मूड़ीदार का वर्ग, और दूसरा हैव्स नॉट मतलब मजदूर किसान आदि इस वर्ग में आ गए। इन दोनों के बीच संघर्ष चला। एक के पास जमीन थी, संपत्ति थी, राज्य था, सब कुछ था। दूसरे के पास केवल श्रम और मजदूरी के सिवा और कुछ नहीं था। इस संघर्ष में धनवान ऊपर उठे। उस समय में धनवान के भी दो भाग पड़ गए थे। एक था जमींदार, उनके पास जमीन थी पर उनके पास नगद पूंजी नहीं थी, और ये वर्ग गांवों में रहता था। अतः शिक्षा क्षेत्र में वह पिछड़ा रहा। उसी कारण विश्व में जो परिवर्तन हो रहे थे और जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति बदल रही थी, इन सब से ये वर्ग पूरा अनजान रहा। जबकि दूसरा पूंजीपति वर्ग शहरों में रहता था।
शिक्षित था, उद्योग धंधे में समृद्ध था, राजनीतिक क्षेत्र में वह जागृत था। उसने आ रहे विचार प्रवाह को अपनी इच्छानुसार एक ऐसी दिशा में मोड़ने का प्रयत्न किया कि जिसका सीधा शिकार हम राजपूत लोग बने। अज्ञान थे हम, अशिक्षित थे, जमीन मालिकों के अज्ञान का पूरा फायदा ये बुद्धिजीवियों ने उठाया। समाचार पत्र जो माध्यम का एक मुख्य साधन था उस समय, उसके माध्यम से आ रहे नए विचार का रजाओं और जागीरदारों को शिकार बनाने के लिए उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने लगे। करीब 25 साल तक के उन दुष्प्रवाह के दो परिणाम उभर आए। एक तो राजपूत जिस जनता का रक्षक था उसके दिमाग में राजपूतों के खिलाफ विद्रोह की भावना जगाई। दूसरा परिणाम यह आया कि हमारे लोगों में एक ऐसा विचार पनपा कि अब हम कुछ नहीं है, इस समय के प्रवाह में हम बह जाएंगे। मान लिया कि हम कुछ है ही नहीं, इस युग में हमारा कोई महत्व नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। अतः लोगों में विद्रोहत्व का भाव दृढ़ बनने लगा, साथ साथ हमारे अंदर दुर्बलता भी बढ़ने लगी। जिस समय एक होने की आवश्यकता थी उसी समय हम मांगने वाले बन गए। सरकार से कहने लगे कि हमको ये दो, ये दो। ये अंग्रेज लोग तो गए, भारत में हमारे लोगों का ही शासन आया, मगर ये लोग नहीं चाहते थे कि राजपूत वर्ग किसी भी तरह सबल बना रहे। ऐसा इनका सोच का कारण यह था कि उनको ये ख्याल था कि राजपूत जन्म से ही राजनीतिज्ञ होते हैं और उनके पास व्यूहरचना बहुत होती है, पर हमारी एक कमजोरी उनको पता था। ये कमजोरी थी हमारे राजपूतों की दूषित परंपरा। राजा सभी क्षेत्रों में हमारा जन्मजात नेता बने बैठे थे। गुणवत्ता के स्थान पर नेतृत्व वंश परंपरागत बन गया। उसका पूरा फायदा पहले अंग्रेजों ने उठाया, फिर हमारे देशी सरकार कांग्रेस ने उठाया। उन्होंने देखा कि राजपूत एक ऐसी जाति है जिसको बल से दबाई नहीं जाती, उन पर दबाव बल का प्रयोग नहीं हो सकता, मगर उनका नेतृत्व वंश परंपरागत है ना। अतः उनके संस्कार यदि नष्ट किया जाए तो यह वर्ग कमजोर बन जाएगा। इस दुर्भाव को साकार करने के लिए राजपूतों के लिए, राजकुमारों के लिए अलग एक शिक्षा की व्यवस्था की। मेयो स्कूल, दून स्कूल, राजकुमार कॉलेज, आरकेसी जैसी संस्थाओं राजकुमारों के शिक्षा के लिए व्यवस्था की गई। पश्चिमी शिक्षा वहां उनको दी गई। उतना ही नहीं, राजपूती की भरपूर भर्त्सना करने वाला अभ्यासक्रम, सिलेबस तैयार किया गया। राजपूत से राजनीति का गुण चला गया।
उनका आज का शासक जो कांग्रेस भी यही कर रहा है कि यथासंभव राजपूत राजनीति से दूर ही रहे। आज मास्टर साहब ने एक बहुत मर्म की बात बताई कि हम जीवन व मृत्यु के बीच जी रहे हैं। यदि एक कदम गलत उठाया तो मान लीजिए कि हम मर ही गए, और समयोचित सही कदम उठाया तो अमरत्व प्राप्त हो जाएगा। वर्तमान में बुद्धिजीवी वर्ग का हाथ में शासन सत्ता है, फिर भी उनको हमसे डर तो है, इसलिए उस डर के उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि आयोजन पूर्वक ऐसा करे कि वे श्रमजीवी ही नहीं मजदूर बना दे, तो वो हमारे समर्थक बन जाएंगे और कहाँ जाएंगे वे। मगर ये तो उनका वर्तमान शासकों का सोच है, क्या हमें उसको स्वीकार करना है? वो जो कहे वो हमको मान लेना है। आज राजनीतिक लोग हमको कहते हैं कि जब गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्र संग्राम चल रहा था तब आप लोग कहाँ थे? मगर उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है। राजपूत तो संस्कार सिद्ध प्राचीनतम जाति है। 1500 साल से धर्म और राष्ट्र के लिए राजपूत लड़ते आए हैं। हमने साकार किया, जौहर किया, जेल और धर्म के लिए अवर्णीय बलिदान दिया, और आज थोड़े समय के लिए जेल में गए हुए लोग पूछ रहे हैं कि स्वातंत्र संग्राम के वक्त आप कहाँ थे? तो हम उनको पूछ रहे हैं कि 1500 साल तक हम राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे, तब आप कहाँ थे? राजपूत एक ऐसी जाति है जिसकी विशिष्ट सामाजिक परंपरा है। राजपूत एक जाति नहीं बल्कि एक रेस, एक समाज है, एक राष्ट्र है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमको नीचा दिखना पड़े। आज ऐसे हमारे समाज को एक बीमारी लागू हो गई है। इसका इलाज क्या है? ये बीमारी मिटाने के लिए बाहर की कोई व्यक्ति या कोई कार्यक्रम, कोई शक्ति काम नहीं आएगी। हमें अपना स्वयं का विकास हो और भिन्न भिन्न कार्यक्रम से हमको स्वयं को निर्माण करना पड़ेगा, योग्य बनना पड़ेगा। इसके लिए शिक्षा आवश्यक है। मुझे ये देखकर खुशी हुई है कि सौराष्ट्र में क्षत्रियों की शिक्षा के प्रति अभिरुचि जगी है, पर यह भी देखना है शिक्षा कैसे देनी चाहिए। वो शिक्षा नहीं है जो हमारे ऐतिहासिक गौरव का परिचय नहीं दे। छात्रालय केवल खाने पीने रहने के लिए नहीं है, वहां क्षत्रियोचित संस्कार भी देना चाहिए। पीछे जैसे कहा ना कि 2 कार्यक्रम में दूसरा एक वो कार्यक्रम है कि सामाजिक कुरीतियां समाज को बहुत परेशान कर रही है, उनसे हमको मुक्त होना। इन 2 कार्यक्रमों के साथ हमारी आर्थिक समस्या के समाधान के हेतु हमें परिश्रम करना पड़ेगा। गृह उद्योग द्वारा हमारी महिलाओं के फाजिल समय को आर्थिक कमाई में बदल देना पड़ेगा। ये मुझे एक विचित्र अनुभव हो रहा है। यहाँ के क्षत्रिय लोग चर्चा कर रहे हैं कि राजनीति से हमें दूर रहना चाहिए। आज के युग में राजनीति से दूर अलिप्त रहकर हम गौरव से नहीं जी पाएंगे। राजपूतों के धर्म, कर्तव्य, राजनीति का भी समावेश है। आज जब पिछड़ी जाति के लोग, मजदूर, किसान, वो भी चाहते हैं कि हम शासक बने। राजपूत एक प्रजातंत्र की नीति रीति से ऊपर उठने के, सत्ताधीश बनने की चाह न हो, ऐसा कोई कारण मुझे नहीं दिखता। मास्टर साहब ने बताया
कि जैसे अभी कहा था कि बुद्धिजीवी पूंजीपति लोगों ने जागीरदार राजपूत के विरुद्ध, किसानों के अर्थात अल्पसंख्यक के विरुद्ध बहुसंख्यक वर्ग को खड़ा कर दिया। इसके सामने आप एक ही काम कर सकते हैं, मजदूर किसान के साथ रहो, उनकी सेवा करो, उनका सहयोग प्राप्त करो, और वो हो सकता है ग्राम राज्य के आंदोलन से। आप गांवों में ग्रामजनों के साथ घुल मिल जाओ, उनकी रक्षा करें, उनकी तकलीफों को दूर करते रहें, करने में सहयोगी बने, और इस तरह बन जाओ कि जनता जनार्दन की आप चरण रज हो। आज जिस ताकत पर राजनेता खड़े हैं ना, उस ताकत का आप सहयोग प्राप्त कर लो। हमारे राजस्थान में इस तरह का कार्यक्रम हमने शुरू कर दिया है। आज सबसे ज्यादा आवश्यक है वंश परंपरागत नेतागिरी के स्थान पर गुणवत्ता के आधार पर नेतृत्व का निर्माण का। प्रजातंत्र एक वरदान है, अतः घबराओ मत। संक्रांति के समय में निश्चित परिणाम निराशाजनक होता है। प्रारंभ में ऐसा होता है, कल के शासक आज के अपराधी माने जाते हैं, और आप यदि आज प्रयास नहीं करेंगे तो आप भी पतित हो जाएंगे। इसलिए सामाजिक संस्कारों का सिंचन करना पड़ेगा। कर्म का त्याग नहीं करना है, बहुत कर्म करना पड़ेगा, संघर्षमय बनना पड़ेगा, तब एक दिन सत्यमेव जयते बन जाएगा। क्षणिक निराशाजनक परिणामों को देखकर हतोत्साह मत हो। भावना का विकास आवश्यक है। मार्ग में कठिनाई आएंगी, पराजय भी देखना होगा, मगर आपके दिल में यदि आग जलती है, जरूर आप एक दिन खड़े हो जाएंगे। आपकी विजय निश्चित होगी। आज एक खालीपन, एक वैक्यूम पैदा हुआ है। उसको न तो समाजवाद, न साम्यवाद, न जनसंघ पूरा कर पाएगा। इसके लिए तो प्रजा का सहयोग लेकर केवल छात्र शक्ति की ही ये काम करेगी। छात्र शक्ति ही सक्षम है, मगर इसके लिए हमें को संगठित बनना पड़ेगा। आप इन सभी बातों पर चिंतन करें। थोड़े दिन के बाद पुष्कर में हमारा एक अधिवेशन मिल रहा है, उसमें आपको, आपके प्रतिनिधियों को पधारने का हम आमंत्रण देते हैं। विजय हरिवंशी जी का ये प्रवचन कितना मार्मिक है, कितना चिंतनशील है, आज भी इतना ही प्रस्तुत है, और हमारे लिए विजय हरिवंशी जी सदैव चिरस्मरणीय बने रहेंगे। उनका हमारे पर जो ऋण है, उससे ऋण होने के लिए एक ही काम हमको करना है, उनके बताए हुए राह पर हम चलते रहें। श्री शत्रुघ्न संघ हमारे लिए एकमात्र कर्तव्य कर्म है, ये मानकर हमको श्री शत्रुघ्न संघ में बनना है। यही समय की आवश्यकता है, ईश्वर की आवश्यकता है, मेरी आपकी सबकी आवश्यकता है। ये पूरी करें। ओम शौर्यं तेजो दतिर्दाक्षं युद्धे चाप्य पलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय संघ शक्ति।